नमस्ते बच्चों, हिंदी की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए। आज हम कृतिका का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, माटी वाली, जिनके लेखक है विद्यासागर नौटियाल। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। किसी के बारे में बात हो रही है। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली टिहरी में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहां उसे न जानते हो। यानी कोई औरत है जिसके बारे में बात हो रही है, और शहर के कोई सेमल का तपड़ नाम का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में वो मिट्टी देने के लिए जा रही है। मिट्टी देने का काम वो करती है। तो टिहरी शहर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां माटी वाली को कोई न जानता हो, या जिस घर को माटी वाली न जानती हो। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यहाँ बच्चे, घर, घर वाले और किराएदार सब उनको जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी उनसे कोई लड़ने वाला नहीं है, केवल ये काम उन अकेले का ही है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। इन पुराने जो कच्चे मकान होते हैं, उन मकानों में लाल मिट्टी से दीवारों को लेपा जाता है, तो उनके लिए हमेशा लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो वो लाल मिट्टी सबके घरों में कौन पहुंचाती है? माटी वाली पहुंचाती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, तो भागीरथी और भिलांगना, 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं, तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया, जो है माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले जो सिर पर रखा जाता है, जिसके ऊपर बोझ अपन रख देते हैं, तो उसको डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा हुआ कंस्तर टिका रखता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती हैं। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसमें खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। फिर जो घर की मालकिन होती है वो कहती है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भगवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले की कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक खरा, यानी उसको एक सीट में खोल दिया।
खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। यानी जो पुरानी चादर थी उसको गोल करके उसने अपने सिर पर रखा हुआ था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास रख दिया। ले, सदा बासी सा कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठाकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक, फिर बुढ़िया कहती है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। मालकिन कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी मेहनत करके इन चीजों को खरीदा होगा, अब इनको मामूली भाव में बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें क्या मालूम कितनी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय अपने मन को महसूस कर वो दो दो पैसों को जमा करते हुए उनके बाद उनको पैसा जमा करने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन और भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं अब सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी के लोग। माटी वाली जो कहती है वो कहती है कि इतनी लंबी बात तो कोई सोचते नहीं है, तो आप सोच रहे हो। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर ही जाएंगे। मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई है भी नहीं। पूरा का पूरा गांव यहाँ से कहीं और जा रहा है, तो जिनकी ज़मीन और जायदाद है वो तो यहाँ से उनको दूसरी जगह मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे भी दो रोटियां वहां से भी मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध दिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही हैं। उसके घर पहुंचते ही ऐशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। यानी उसका जो पति है वो घर पर है, तो आज जो मैं 3 रोटियां उनको जाते ही दे दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे। माटी वाली सोचती हुई जा रही हैं, साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब में क्या सुनाई देगा, भूख पीटी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती हैं वह अपने घर से और पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में उसका दिन बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का भी एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। ठाकुर ने जो उसे वो जमीन ऐसे ही दे रखी थी
उस ज़मीन पर केवल उसकी एक झोपड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। यानी तू मेरी जगह में रह रही है तो तेरे को मेरे घर में माटी लानी है और कोई भी काम कह दे तो उसको करना है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां, अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़, क्योंकि बीमार है, बूढ़े हैं। तो वो सोचती हुई जा रही है रास्ते में कि मैं प्याज ले लूंगी, प्याज की सब्जी बना दूंगी, पहले उससे रोटियां बताऊंगी ही नहीं। अब उससे ज्यादा नहीं पचता तो बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, जो उसने चाय के साथ खाई थी। मन में यह सब सोचती हुई, यह सब हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका भी नहीं। जब माटी वाली जाती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर वह चौंक जाता है, तो आज वह नहीं चौंका। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। तब घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है, जो वहां पर टिहरी बांध के लिए आए थे, क्योंकि उसके कारण पूरा गांव वहां से जा रहा था। तो उन्होंने पूछा, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वो कहती है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा कहाँ से लाती हूँ माटी? वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुछ शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हैं। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती हैं जा रही हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो उसकी कोई खुद की जगह है नहीं। जिनके पास जगह है वो सब कहीं और जाकर अपनी जमीन के कागज बताकर रह लेंगे, लेकिन ये जाए तो कहाँ जाए। तो अब ये गांव से आने वाले, जाने वाले को सबको यही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान कभी भी नहीं उजड़ना चाहिए। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रही होगी जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। भूख मिटी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने मन शब्दों में लिखिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए और विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। शुक्रिया।